गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषता बताइए। इस प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को आज प्रिपेयर कर रहे हैं। हेलो एवरीवन। और सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है कि गीति काव्य के रूप में विद्यापति की पदावली ये हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। और विद्यापति को जब हम पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन मस्ट हो जाता है, मतलब हमें करना ही करना है ये प्रिपेयर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, विद्यापति जो हैं उससे संबंधित व्याख्या हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगी, तो विद्यापति से रिलेटेड क्वेश्चन ही हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यापति पदावली में 3 प्रकार के पद हैं। राधा कृष्ण संबंधी पद, यानी विद्यापति पदावली जब हम देखते हैं तो उसमें राधा कृष्ण संबंधी हमें पद देखने को मिलते हैं। और दूसरा हमें देखने को मिलता है शिव, विष्णु, गंगा, जानकी, दुर्गा आदि की स्तुति परक पद, यानी भगवान शिव का, विष्णु का, गंगा का, जानकी माता का, दुर्गा आदि का स्मरण करते हुए जो हैं उससे रिलेटेड पद। और तीसरा हमें देखने को मिलता है आश्रयदाता राजाओं की स्तुति भरे पद। ठीक है, जो जिनकी शरण में विद्यापति जी रहते थे उन राजाओं की प्रशंसा करते हुए उनकी स्तुति वाले जो पद है वो तीसरा पद है ना। तो 3 तरह के हमें पद देखने को मिलते हैं। राधा कृष्ण संबंधी पदों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस आपको पता ही है ना, जिसमें सौंदर्य वर्णन होता है। वहीं पे क्या है, श्रृंगार प्रेम का वर्णन होता है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ रीतिकालीन काव्य के सारे लक्षण मिल जाएंगे, यानी कि विद्यापति जो है क्योंकि श्रृंगारिक रचनाएं कर रहे हैं तो वो हमें रीतिकाल की जो रचनाएं होती हैं उसी के सारी विशेषताएं यहाँ भी देखने को मिलेगी। जैसे रति क्रीड़ा ना, प्रेम क्रीड़ा जिसे कहते हैं, नक्षिक वर्णन यानी सौंदर्य वर्णन जब होता है, और इसी प्रकार संयोग वर्णन, विरह वर्णन आदि। ठीक है, ये हमें जब विद्यापति राधा कृष्ण संबंधी पदों की रचना करते हैं तो उसमें ये सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। दूसरा भाग जो शिव, दुर्गा, विष्णु आदि के स्तुति परक गीतों में विद्यापति का भक्ति भाव हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार तीसरे प्रकार के जो पद हैं विद्यापति के, उसमें जो आश्रयदाता की वीरता का बखान करते हुए, उनका गुणगान करते हुए हमें देखने को मिलता है। तो आपने समझा कि पहले में श्रृंगार रस हमें देखने को मिलेगा, दूसरे में भक्ति भाव हमें देखने को मिलेगा, और तीसरे में यानी प्रसाद गुण भक्ति भाव में होता है, और वहीं पे वीर रस यानी वीरता का गुणगान करते हुए हमें तीसरे पद विद्यापति के देखने को मिलेंगे। एकदम क्लियर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की पदों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी संगीतात्मकता है ना। गीतात्मकता मतलब ही गाए जा सके जो है ना। तो विद्यापति के जो पद हैं उसकी बड़ी विशेषता यही है कि संगीतात्मक, संगीत की धुन में उसे गाए जा सकते हैं। सर्वविदित है कि विद्वानों से लेकर हलवाहों तक की मंडली में विद्यापति के पदों की लोकप्रियता का कारण उसकी सहज संगीतात्मकता, सरल संप्रेक्षणीयता और उसमें लोकचित्त की भावनाओं की अनुगूंज है। यानी जो विद्यापति के पद हैं जो गाए जाते हैं उसका कारण यही है कि क्योंकि वो आसानी से गाए जा सकते हैं, उसमें संप्रेक्षणीयता के गुण हमें देखने को मिलते हैं। लोक भावना, लोगों के बीच में जो कहावतें आदि प्रसिद्ध हैं वो सब भी लोक भावना भी हमें उनके विद्यापति के पदों में देखने को मिलती है। गीतमयता इनके गीति काव्य का प्राण तत्व है। यानी जब विद्यापति पद लिखते हैं तो उसमें जो गायन किया जाता है यानी उसमें लयात्मकता हमें देखने को मिलती है, और यही असल में उनकी पहचान है उनके पदों की, और वही उसकी जान है, प्राण है ना। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैथिली यानी विद्यापति की भाषा कौन सी है, मैथिली भाषा में वो रचते हैं, में रचे गए इनके सारे के सारे पद गीति ही हैं। ये धर्मिता उसमें इस तरह भरी हुई है कि रागों के सारे शास्त्रीय विधानों के साथ कई बड़े संगीतज्ञ भी ये गीत सफलतापूर्वक गाते हैं। लय, ताल, छंद, मात्रा की कोई भी त्रुटि उन्हें इन गीतों में नहीं दिखती है। दूसरी तरफ एकदम से अपुट व्यक्ति जिन्हें संगीत शास्त्र के व्याकरण की कोई जानकारी नहीं है, वे भी बड़ी तन्मयता से गाकर आत्म सुख प्राप्त करते हैं।
ये तारीफ की गई है विद्यापति के पदों की। एक ही गीत है, कखन हरब दुख मोर हे भोलेनाथ, है ना, यानी शिव की स्तुति की गई है इसमें। यह बात अचंभे की है कि इस एक ही गीत को बगैर कहीं किसी शब्द और मात्रा परिवर्तन के लोग कभी प्रातःकालीन धुन गाते हैं, कभी सोहर की धुन में और कभी किसी और ही धुन में, है ना। सोहर आपको पता है बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है, और सुबह की आरती जैसे उसमें, तो मतलब एक ही गीत को कितने अनेक प्रकार से गाया जाता है विद्यापति के, ये हमें देखने को मिलता है। और लोगों के बीच में इनके जो गीत हैं वो प्रचलित है ना। यह इन गीतों में आत्मा की तरह बैठी हुई संगीतात्मकता ही है जो इन्हें इस कदर लयबद्ध की हुई है, यानी कि उनके जो गीत हैं उसमें संगीतात्मकता का गुण सबसे ज़्यादा विद्यमान है, पूरी तरह सराबोर है। इसी वजह से क्या है, लयबद्ध है ये। और संगीत में ज़रूरत किसकी होती है, लय की, है ना। इसी तरह इसको गाए जा सकते हैं। विद्यापति के गीतों में यह बहुत बड़ी विशेषता है कि इनके सारे जो काव्य गीत उन तत्वों से युक्त हैं जिसके कारण गीतकार की तन्मयता के अनुरूप ही पाठकीय तन्मयता मौजूद है। पाठक, भावक और गायक तीनों ही वर्ग के लोग इन गीतों में उतनी ही तन्मयता से खो जाते हैं जितना रचनाकार की रही होगी। यानी विद्यापति जिस कदर तन्मय होकर इसको लिखते हैं, खो जाते हैं उसमें, उसी तरह इसको पढ़ने वाला भी, इसको गाने वाला भी, इसको सुनने वाला भी, सभी सराबोर हो जाते हैं, उसकी धुन में रम जाते हैं। उनकी जो गीति रचनाएं हैं, चाहे भक्ति परक हो जैसे शिव और गंगा आदि की आरती स्मृति की बात हो, स्तुति की बात हो, वहीं पे दूसरा श्रृंगार परक जैसे राधा कृष्ण हो गया, या शक्ति वंदना हो गया, या गंगा स्तुति, या शिव नचारी विरह विलाप हो, या मिलन सुख से युक्त, सबके सब भावक को लीन करने में सफल हैं, है ना। पावस की रात में मेघ जब अपनी सारी कलाओं से बरस रहा होता है, तब घर में अकेली बैठी हुई युवती अपने पिया की अनुपस्थिति की पीड़ा किस तरह सहती है, उसका चित्रित करते समय महाकवि ने जब सुख है हमर दुखक नहीं और गीत लिखा होगा तो कितनी तन्मयता रही होगी, यह कल्पनीय है। यानी हम कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार जब जो घर में अकेली युवती है और अपने उसके पिया भी नहीं है, उसकी पिया की पीड़ा को अनुभव करते हुए जब कवि लिखते हैं कि दुखी नहीं और जैसे गीत लिखते हैं, तो उसमें जो कवि हैं विद्यापति, उनकी कितनी बड़ी कल्पना रही होगी, इसकी बात इसमें कही गई है। इस गीत में यौन पिपासा, देह लिप्सा और उद्दित कामयुक्ता से आतुर, यानी कि अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं है, किसी कामुक युवती की अश्लील काम भावना नहीं, विरह की अत्यंतिक पीड़ा सहती प्रेम रंग में रंगी एक प्रेमी तपस्वी की व्याथा व्यक्त हुई है, जिसे सुनकर, पढ़कर या गाकर कोई भी व्यक्ति उस दृश्य से एकात्म स्थापित कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और महाकवि जो विद्यापति हैं, गीतों को देखते हुए स्पष्ट होता है कि यहाँ भावों की लयात्मकता, गति में काव्य और संगीत का अनूठा सामंजस्य है, और ऐसा अनेक आलोचक भी कहते हैं। उसमें प्रॉपर सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। विद्यापति के जो गीत है एक और लोकगीतों के करीब हैं, तो दूसरी और उसमें शास्त्रीयता भी है। ठीक है, लोगों के बीच भी प्रचलित है, वहीं पे साहित्य में भी साहित्यिक गुण उसमें हमें देखने को मिलते हैं। विभिन्न स्थानों से विद्यापति की जो पदावलियां हासिल हुई हैं, उसमें संकलित पदों की शीर्ष पर रागों का नाम उल्लिखित है कि कौन सा गीत किस राग में गाया जाएगा। अब अलग प्रकार के रागों के उदाहरण भी हमें दिए हुए हैं, जैसे मालव राग हो गया, धनछरी हो गया, सामरी हो गया, अहिरानी हो गया, केदार हो गया, कन्नड़ा हो गया, कोलाव हो गया, सारंगी हो गया, गुंजरी, बसंत, विभास, नटराग, ललित, वर्ली आदि रागों का उल्लेख पदों के शीर्ष पर है।
इसी प्रकार हम जब आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि महाकवि विद्यापति के सारे गीतों का संयुक्त संकलन अभी तक तो नहीं हो पाया है। मतलब विद्यापति की जितनी भी रचनाएं हैं, उनके जितने भी गीत हैं, वो आज तक भी पूरी तरह इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, परंतु उनके पदों की जो गीतात्मक विशेषता है, असंख्य गीत लोक कंठ में बस गए हैं और ये कवि का लोक संबंध तथा लोक संस्कृति से गहरी संबद्धता ही है। यानी जो कवि है लोगों के बीच में लोगों की संस्कृति को पूरी तरह जानता था और इसीलिए उसने उसको अपने काव्य में उतारा। इन गीतों के विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज मौजूद हैं, जिस कारण वे गीत जनपद की जो है ललनाओं द्वारा उपनयन, विवाह, मुंडन, है ना, बच्चे का सिर मुंडाते हैं जब, या विवाह कोई उत्सव होता है, या पूजा पाठ, या कीर्तन भजन, सोहर हो गया, या जन्म मरण आदि जो अवसर होते हैं गाए जाते हैं, और बल्कि उन अवसरों के लिए सटीक बैठते हैं। ये जो है तारीफ की गई है विद्यापति के गीति काव्यों की। महाकवि विद्यापति के कई गीत यदि लोक कंठ में बस गए हैं तो उसका कारण यही है कि यहाँ शब्द संगीत, नाद संगीत और भाव संगीत तीनों एक में एक होकर ऐसी त्रिवेणी बहा रहा है मानो गीत काव्य, जो गीति काव्य है उनका का आनंद अतिरेक यहीं से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म होना चाहता है। क्या बात है। विद्यापति के जो गीत हैं लोकगीत के रूप में प्रचलित हैं और मनुष्य के राग विराग, संयोग वियोग, दुख सुख, हर्ष विषाद, मिलन विरह, मान समर्पण, लास उल्लास, लाज धाक, क्रोध स्नेह, रंग और पानी की तरह घुला मिला है। यह विभाजन रेखा खींचना कठिन है कि जनपद की कौन सी कहावत और कौन सा मुहावरा उनके गीतों में आकर साहित्य बन गया और कौन सी पंक्ति लोक कंठ में जाकर कहावत बन गई। किसी के आगमन के लिए काकशुक यानी क्या होता है कौवा और तोता की प्राचीन परंपरा मिथिला में है। महाकवि विद्यापति जब विरह व्याकुल नायिका द्वारा काक की जो खुशामद करने वाले गीत में इस लोक सत्य को व्यक्त करते हैं तो वह एक परिष्कृत रूप के साथ सामने आता है। आज भी इन पदों की पंक्ति किसी प्रतीक्षा करती नायिका के मुख से निकल जाती है। मोरा रे अंगनवा चनन केरी गछिया, ताही चढ़ी कुर्रे काग रे, सोने चोंच बांधी तेब, तोयम व्यास जाओ पिया आवत आज रे। मैथिली भाषा में लिखा हुआ है ये। इसमें क्या है कि इसमें आम जनजीवन की सामान्य सच्चाई है कि किसी भी तरुणी का प्रीतम जब उससे अलग रहता है तो सतत वह उसके संबंध में ही सोचती रहती है। स्वप्न सुख और स्वप्न का सुख भंग विद्यापति के यहाँ कई रूपों में कई गीतों में दिखता है। लोक जीवन की अनुभूति के कई चित्र उनके यहाँ काफ़ी स्वच्छ, निष्कपट और सरल रूप में अपनी पूरी समर्थ्य के साथ मौजूद हैं। अब हम आखिरी लाइन पढ़ेंगे उनकी तारीफ में कि विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण के बहाने से नायक नायिका के विरह मिलन का सूक्ष्म और मार्मिक चित्रण हुआ है। संयोग पक्ष का चित्रण करने में कवि की भाव अभिव्यक्ति सहज रूप से व्यक्त हुई है। कवि ने नायक नायिका के आंतरिक भावों को सहज अभिव्यक्ति दी है। प्रेम वस्तुतः विरह की आग में तपता है। विद्यापति ने भी विरह के माध्यम से गहरी प्रेमानुभूति व्यक्त की है। आंतरिक भावों के चित्र में कवि विचोड़ है। क्या बात है। यहाँ पे विद्यापति के जो गीति काव्य हैं उसकी तारीफ की गई है। उसमें लोक गीत जो है लोगों के बीच में किस प्रकार वो प्रचलित है, लोक कहावतें हैं और लोगों के बीच में उन विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों में गाए जाते हैं विद्यापति के पद। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है और एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे तो आप यही सब लिखेंगे। मैंने कहती इतना बड़ा आंसर लिखें, आप आंसर भले ही छोटा लिखें और
लेकिन क्या है कि आप ज़्यादा याद करेंगे ना, तभी एग्ज़ाम हॉल में आपको उसका एटलीस्ट, जैसे 10% भी आप याद करते हैं तो एटलीस्ट आपको उसका 8% याद रहे, और लिखते लिखते कम से कम आप 5% तो लिखें, है ना। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इतना बड़ा बनाया था। और जितनी भी लाइंस मैंने चुनी है वो सारी बहुत ज़्यादा सरल हैं, बिल्कुल एक बार पढ़ते ही हमें समझ में आ जाती हैं। तो इसी के साथ जहाँ आपको नहीं समझ में आते हैं आप मुझे बता दें, मैं दोबारा समझा दूँगी। बाकी इतना आसान था कि एज सच डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी। मैंने ऐसी लाइन ही बहुत बेस्ट चुनी थी आपके लिए, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। प्लीज़ आप इसे प्रिपेयर करके ज़रूर जाएं। 2-4 बार पढ़िए, पूरा आंसर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और जो जिस लाइन पे मैंने निशान लगाया आप उसे नोट्स के तौर पर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट एवरीवन कैन बेनिफिट ऑफ दिस वीडियोस। थैंक यू।